पहले अपने नंबर सुन लेते अच्छे से। 22 में बोला जाता है कि 4 लोग को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, 22 बोलेगा। 23 बोलेगा 8 लोग को नहीं लेना है, और 24 बोलेगा 12 लोग 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो अगर आपसे हम पूछते रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, तो आप बोलोगे 22 माइनस 23 प्लस 24 वाले लोग को लेना है। क्लियर है? तो ये होता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब 22 में 4 लोग कौन है? तो सबसे पहला सप्लायर। कौन सा सप्लायर? तो हम लोग बोले जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख क्रॉस कर गया। 20 लाख नॉर्मली है, 10 लाख 4 स्पेशल स्टेट्स के लिए। 4 शॉर्टकट क्या था? मिजोरम में 3 नाग मणि मिला। मिजोरम, 3 से त्रिपुरा, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर। तो ये 4 स्टेट के लिए 10 लाख है, बाकी के लिए 20 लाख है। 40 लाख थोड़ी देर में आएगा। अब ये 10-20 क्या देख रहे हो आप? एग्रीगेट टर्नओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही बताए थे। कैसा भी हो आपका होना चाहिए, टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, इंट्रा हो, इंटर हो, इंडिया वाला हो, एक्सपोर्ट वाला हो, कोई भी हो, आपका होना चाहिए। अब क्या नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में? आपको वैल्यू लेना है तो टैक्सेस नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा इनवर्ड सप्लाई जिस पे आप टैक्स दिए, ये आपका थोड़ी है। क्लियर? यहां पर आपका चार्ट बना हुआ था ये। अब रजिस्ट्रेशन कब लेना है? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख क्रॉस हो जाए। रजिस्ट्रेशन कहां लेना है? तो उस हर एक स्टेट में लेना है जहां से आप क्या कर रहे होगे? टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद और किसको रजिस्ट्रेशन लेना है? जो लोग ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड थे, लाइसेंसी अंडर ओल्ड लॉ, एक्साइज, वैट वगैरह, उनको माइग्रेट किया गया था। नेक्स्ट, अगर हम अपना बिजनेस आपको बेच देते हैं तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ता है और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ट्रांसफरी हो आप। इसके अलावा 2 कंपनी अमलगमेट कर गया या डीमर्जर हो गया, इसके लिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगता है। तो उनके अप्रूवल मिलने के बाद, कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो ये सब बात, आरओसी से आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आप आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना, ट्रांसफरी अंडर अ स्कीम। ठीक है? एक और बात, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप बोलते हो GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट अल्फा न्यूमरिक होता है, कुछ अल्फाबेट्स भी होंगे और कुछ नंबर्स भी। इसमें पहला 2 डिजिट शो करेगा आपका स्टेट, किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। जैसे WB का 19 है तो 19 से स्टार्ट होगा यहाँ। अगला 10 डिजिट होगा पैन, फिर एक नंबर, ये नंबर शो करता है कि इस स्टेट में कितना रजिस्ट्रेशन लिए हो आप। Z बाय डिफॉल्ट है, और फिर कोई अल्फाबेट या नंबर। जीएसटी में सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन, नहीं, हमारे यहाँ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद और एक बात ध्यान देने वाला क्या है? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लोगे, मल्टीपल स्टेट मतलब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लगेगा ही, मैंडेटरी है। सिंगल स्टेट, मेरा 10, पहले समझिएगा अच्छे से, 10 स्टेट में ऑफिस है तो 10 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे, क्योंकि हर स्टेट का कोड अलग है। मेरा एक स्टेट में 10 ऑफिस है तो आप चाहो तो 1 लो या चाहो तो 10 ले सकते, ऑप्शन है। क्लियर है? तो 22 में अपने 4 लोग देख लिए। ठीक है? सप्लायर अगर उसका 10-20 लाख क्रॉस हो जाए, लाइसेंसी अंडर ओल्ड लॉ, ट्रांसफरी और ट्रांसफरी अंडर अ स्कीम। इसके अलावा आप चाहो तो वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आपका टर्नओवर 10, 20, 40 क्रॉस नहीं हुआ है बट मन कर रहा है टैक्स देने का, तो दीजिए वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, 23 इग्नोर कर रहे हैं एक बार हम। 24 में हम लोग शॉर्टकट बोले थे सेनोरिटा। हम लोग बोले 12 लोग को 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, आपको कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है। ठीक है? कौन कौन थे 12 लोग? तो सी से था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ई से 3 थे, ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 वाला, ओला वगैरह, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचता है। ठीक है? एन से था एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओ से था ओआईडीआर वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओआईडीआर सर्विस और अदर नोटिफाइड पर्सन, तो सेनो हो गया। फिर आर से था रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट।
आई से इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो तो गुड्स का तो 1 रुपए से, सर्विस के लिए भी आपको 10-20 दिखेगा, ठीक है। टी से टीडीएस जो काटेगा वो, एंड ए से एजेंट। क्लियर? अब किसको किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो 8 लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। 8 में से 2 लोग तो पहले से लिखे हुए थे एक्ट में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। इसके बाद 6 लोग को बाद में लिखा गया। बाद में लिखा गया तो ये 24 के बेसिस में बनता है। जैसे 24 में अपने बात करते हैं कि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स देगा, तो यहां पे लिखा गया है, तो फिर सप्लायर रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। इंटरस्टेट गुड्स में 1 रुपए से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, बट सर्विस में ऑलवेज 10-20 लाख का छूट मिलता है। इंटरस्टेट हो या फिर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करो, सर्विस में हमेशा आपको 10-20 लाख मिलेगा। गुड्स में सिर्फ एक ही केस है जब आपको इंटरस्टेट में भी 10-20 लाख का छूट मिल जाता है, वो है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल आदमी हो या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सर्विस में हाथ दिए तो नहीं, गुड्स का बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आपको 40 लाख का एग्जम्पशन मिलता था। बट कुछ कुछ स्टेट्स था जो इस पे एग्री नहीं किया था। कौन कौन सा स्टेट? तो हम लोग बोले जो 11 स्पेशल स्टेट्स हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से आसाम हटाइए, जेएनके हटाइए, हिमाचल हटाइए, और 2 ऐड करिए, तेलंगाना और पुडुचेरी। तो ये लोग 10-20 लाख में रह गए, ये लोग 40 लाख अलाउ नहीं किए। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये 22 से 24 हो गया आपका। अब रजिस्ट्रेशन लेने का तरीका क्या होगा, तो ये बात 25 में लिखा हुआ है और 27 में लिखा हुआ है। नॉर्मल आदमी के लिए 25 और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए 27, ठीक है। और 26 बोलता है इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लिए तो दूसरे एक्ट का भी हो गया, या वहां ले लिए तो यहां भी हो गया। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर क्या है, तो सुनिएगा अच्छे से, पहले हम आपको लिख के समझा दें। रजिस्ट्रेशन कब लेना है आपको? जिस दिन आप लाइबल हुए, फ्रॉम दैट डेट, फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग, तो प्लस 30 डेज के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आप जाओगे पोर्टल पे gst.gov.in और पोर्टल में आकर फॉर्म भरते हो आप GST REG01। REG01 में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ 3 डिटेल्स देना होता है आपको, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन। तीनों ऑथेंटिकेट करने के बाद एक TRN नंबर जनरेट होगा, उसके बेसिस में पार्ट बी भरिएगा डिटेल इंफॉर्मेशन। सब कुछ सही रहा तो 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, GST IN मिल जाएगा आपका, और इसका फॉर्म होता था GST REG06। अब ये GST REG06 कब से वैलिड? तो अगर आपका एप्लीकेशन करेक्ट है, मतलब 30 दिन के अंदर की हो, तो रेट्रोस्पेक्टिवली जब से आप लाइबल हुए, 30 दिन के बाद की हो तो प्रोस्पेक्टिवली। क्लियर है? चलिए, तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि नॉर्मली आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, बट अभी 27 में जाएंगे तो बताएंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 5 दिन पहले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका SEZ के अंदर में ऑफिस है तो SEZ का अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, बाकी का अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बताई दिए, मल्टीपल स्टेट बताई दिए। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए नॉर्मली आपको पैन चाहिए, बट TDS वाले के लिए टैन चाहिए। NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसके लिए पासपोर्ट नंबर था। UN वगैरह के मेंबर थे तो UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था। इस बार का अमेंडमेंट था कि आपको आधार भी लिंक करवाना होगा। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको भी करवाना होगा, और जो 1 अप्रैल 2020 से फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे थे उनको भी करवाना था। क्लियर? नेक्स्ट, जो इंडिविजुअल है, अगर सोल प्रोप्राइटर GST में रजिस्ट्रेशन ले रहा है तब तो वो अपना ही क्या दे देगा, आधार दे देगा। कंपनी ले रहा है तो MD का देगा, फर्म ले रहा है तो
पार्टनर्स का देगा, ये सिस्टम है। क्लियर है? किसको आधार नहीं देना है? तो अपने बोले जो इंडियन सिटीजन ही नहीं है वो आधार नहीं देगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसीड्योर आपको हम बताई दिए, ये रहा चार्ट जो अभी हम लोग बना के देख रहे थे। ठीक है, ये वाला बात अभी जो दिखाएं रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेशन करेक्ट है आपका तो रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन मिलता है, रॉन्ग है तो प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपडेट करना होता है। कब तक अपडेट करना होता है? रजिस्ट्रेशन लेने के 45 डेज में। बट 45 डेज से पहले रिटर्न भर दिए तो उस दिन, मतलब विच एवर इज अर्लियर। अगर आप आधार लिंक नहीं करवाते हो तो क्या होगा? तो आपको 3 दिन के अंदर में, ये जो हम बोले 3 दिन, इस 3 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। 60 डेज के अंदर में आपके प्रीमाइस को विजिट किया जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। क्लियर है? तो आधार लिंक नहीं करवाओगे तो डिले हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, इसके बाद 26 तो बताई दी है, इस एक्ट में ले लिया रजिस्ट्रेशन तो उस एक्ट का भी हो गया। 27 इंपॉर्टेंट, स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसके लिए? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? हम वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है और 2 दिन के लिए बिजनेस एग्जीबिशन हो रहा है बैंगलोर में, उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उस 2 दिन या कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है मेरे को कर्नाटका में, तो हम लेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। ऐसे ही उस एग्जीबिशन में यूएस से एक पर्सन आ रहा है तो उसको, और उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसको बोलेंगे एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है? अब इन लोगों का स्पेशल सिस्टम क्या है? नॉर्मल आदमी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिड है, जब तक आप कैंसिल ना करवा लो। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है मैक्सिमम 90 दिन। अगर ये लोग 2 दिन का मांगे तो 2 दिन, बट 90 दिन से ऊपर नहीं। बट अगर 90 दिन का रजिस्ट्रेशन मिल गया बट काम कंप्लीट नहीं हुआ तो ये लोग एक्सटेंशन मांग सकते हैं फर्दर 90 डेज का, तो 90 + 90। बट 90 + 90 180 डेज के बाद 1 दिन का भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ये लोग जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं ना तो उस टाइम में एडवांस में टैक्स देना पड़ता है इनको, और वो टैक्स इनके ई कैश लेजर में जाता था। क्लियर? नॉर्मल आदमी बिजनेस करता है, लाइबल होता है, और लाइबल होने के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है। ये लोग बिजनेस करने के 5 दिन पहले अप्लाई करते हैं। क्लियर? एक और बात, ये लोग जो एडवांस टैक्स देंगे, ये टैक्स कौन सा देंगे? ग्रॉस या नेट? आपको याद रखना है नेट। नेट मतलब आईटीसी माइनस करने के बाद, एस्टिमेटेड लायबिलिटी माइनस एस्टिमेटेड आईटीसी। क्लियर है? तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, और यहां पर उनका कंपेरेबल बना हुआ था। नेक्स्ट 28 अमेंडमेंट, ये रहा चार्ट, यहीं से निकल जाएगा। अगर आप बिजनेस में मान के चलो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो, आपका नाम चेंज हो गया, प्रीमाइस एड्रेस चेंज हो गया, आप और भी बिजनेस करना चालू कर दिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करवाना होता है। अमेंडमेंट के लिए आपको पोर्टल में जाना होता है 15 दिन के अंदर में, जिस दिन से अमेंडमेंट का जरूरत पड़ा, और 15 दिन में आप जाकर पोर्टल में भरते हो इंफॉर्मेशन। अब अमेंडमेंट कुछ हो सकता है कोर एरिया, कुछ हो सकता है नॉन कोर। कोर मतलब इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट में 3 ही है, नैप, नेम चेंज होना, एड्रेस चेंज होना, और पर्सन चेंज होना। अब कोर एरिया के लिए पीओ, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर, चेक करेगा कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। अगर इसके अलावा कोई और है तो उसको बोलते हैं नॉन कोर। इसके लिए कोई पीओ का अप्रूवल नहीं चाहिए, वेबसाइट में डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। बट नैप या कोर एरिया के लिए पीओ से अप्रूवल लगेगा, पीओ अप्रूवल दे दे, अमेंडमेंट एक्सेप्टेड। पीओ को अगर लगा नहीं इंफॉर्मेशन आपका इनकम्प्लीट है, तो वो आपको सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस भेजता था 15 दिन में, और बोलता था 7 दिन के अंदर रिप्लाई करिए, और आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, एल्स रिजेक्ट कर देगा। क्लियर? तो ये जरूर याद रखिएगा नैप, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये रहा वही नैप वाला, ठीक है। नेक्स्ट 29 होता है रजिस्ट्रेशन का कैंसिल करना या सस्पेंशन। अगर आप बिजनेस बंद कर देते हो तो आप कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डाल देना बंद करने के 30 दिन के अंदर में, ठीक है। अब पीओ पूरा चेक करेगा
उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो पूरा चेक करेगा कि आपका जो भी ड्यूज था आप सब दे दियो या नहीं, उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। हाउएवर जिस दिन से आप कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डाल दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको अनरजिस्टर्ड टाइप ट्रीट करेंगे। इसके अलावा ये तो हम चाह रहे थे कैंसिलेशन, अगर आप 5 गलती करोगे तो पीओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। इंपॉर्टेंट 29(2). क्या 5 गलती? पहला, अगर आप एक्ट या रूल तोड़े, उसमें भी कुछ पॉइंट से बताएंगे। आखिरी पॉइंट, अगर आप रजिस्ट्रेशन फ्रॉड के थ्रू लिए, ये 2 पॉइंट हर लॉ में होता है। और 3 स्पेसिफिक मिस्टेक। कौन कौन सा 3? अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लियो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 वाला, और लगातार 6 महीने का रिटर्न नहीं भरे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप सेक्शन 10 में हो, कंपोजिशन स्कीम में, और लगातार 3 रिटर्न नहीं भरे, इनका रिटर्न एनुअली होता है, तो भी कैंसिल। और एक आदमी जो लाइबल नहीं था रजिस्ट्रेशन लेने को, बट वॉलेंटरली लिया, बट 6 महीना गुजर गया, अभी तक बिजनेस चालू नहीं किया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, 5 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा। पहला पॉइंट जो अपने बोले, एक्ट या रूल तोड़ा, उसमें भी लिखा हुआ है क्या क्या। जिस प्लेस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया वहां से काम नहीं कर रहा है, फेक बिल रेज कर रहा है, इनवॉइसिंग, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर तोड़ रहा है, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं किया। ये सब पॉइंट कवर्ड था। क्लियर है? बाकी तो नीचे जो पॉइंट था वो सेक्शन 18 में डिस्कस किया हुआ है हमारा। ठीक है, अब मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आप रिटर्न नहीं भरे थे लगातार 6 महीने का, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो सेक्शन 30 में आपके पास ऑप्शन है कि सेक्शन 30 में 30 डेज में पीओ के पास जाइएगा, सॉरी बोलिएगा, जो मिस्टेक हुआ उसको सुधारिएगा और बोलिएगा कैंसिलेशन वापस ले लो, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहां आके आपका एंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर। ठीक है, अब 22 से 30 रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगला क्या करेगा? काम करेगा। तो 31 से 34 होता है इनवॉइसिंग। ठीक है, जब काम करोगे तो आप इनवॉइस रेस करोगे ना, ये होता है इनवॉइसिंग। इसको डायरेक्टली एंड से करेंगे हम लोग, चार्ट। हम लोग बोले इनवॉइस कब रेस करना है, पहले ये समझिए। ठीक है, और कितने टाइप का इनवॉइस होता है इसका भी बात करेंगे। तो अगर हम गुड्स का बात कर लें, तो गुड्स में 2 केस होता है। गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। हम यहां मान के चलो वेस्ट बंगाल में, आप दिल्ली से कॉल करते हो कि गुड्स पहुंचा दीजिए दिल्ली में, तो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट। और आपको हम बताए हैं कि गुड्स के साथ रास्ते में हमेशा 2 चीज होना चाहिए, नॉर्मल इनवॉइस और ई वे बिल, नहीं तो स्मगलिंग माना जाता है। क्लियर है? तो अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, जब मूवमेंट कमेंस होने के पहले मेरे को बिल बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे मूवमेंट नहीं है, आप जाते हो एक शॉप में सामान खरीदते हो, कोई मूवमेंट नहीं है, तो जब सामान पकड़ाएगा तो वो बिल भी पकड़ा देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्विस का अगर अपने बात कर ले, और एक बात सॉरी, अगर आप गुड्स सेंड किए अप्रूवल बेसिस में, तो मैक्सिमम 6 महीना टाइम मिलता है अप्रूवल लेने के लिए। 6 महीना गुजर गया, अभी तक ना सामान वापस आया, ना वो हाँ बोला, तो वो डीम्ड हाँ है। मैक्सिमम 6 मंथ। 2 दिन में हाँ बोल दिया तो 2 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विस के लिए आपको इनवॉइस कब देना है? तो सर्विस के लिए आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर में आप इनवॉइस दे देना, और अगर आप बैंक वगैरह हो तो 45 डेज के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है, कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब सर्विस का कंटिन्यूअस सप्लाई तब बोलते हो जब सर्विस कंटिन्यूअसली या रेकरेंट बेसिस में 3 महीने से ऊपर दिया जा रहा है और टाइम टू टाइम पेमेंट का ऑब्लिगेशन है, तो उसको आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हो। तो उस केस में बिल कब देंगे? तो अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में ड्यू डेट दिख रहा है, अगर हम बोलते हैं 1 साल तक हम आपका इंटरनल ऑडिट करेंगे और हर महीना 15 तारीख को पैसा देना आप, तो ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो उस दिन तक इनवॉइस देना है। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल ना हो तो पेमेंट डेट। अगर ड्यू डेट या फिर मान के चलो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में किसी इवेंट पे डिपेंड करता है,
हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं एक आदमी से, हम बोले जब 30% बिल्डिंग बन जाएगा ना तो इतना पैसा देंगे, 70% बन जाएगा बिल्डिंग तो इतना पैसा देंगे, और 100% बन जाएगा तो इतना पैसा देंगे। तो जब जब 30%, 70% या 100% इवेंट कंप्लीट होगा ना, तब तब उतने का बिल दे देना है आपको। क्लियर है? गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई हो तो जब जब वो आपको स्टेटमेंट दे कि कितना गुड्स आप लिए मेरे से, या पेमेंट दे, विच एवर इज अर्लियर। अगर गुड्स पहले सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था, बीच में ही हटा दिया मैं अगले को, मान के चलो घर का इंटीरियर करवा रहे थे, थोड़ा सा काम किया था, जमा नहीं, तो हम बोले छोड़ दो काम, तो जितना काम किया उतने का बिल उस टाइम तक सीसेशन के टाइम पे देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था टाइम पीरियड। नेक्स्ट, अब कितने टाइप का इनवॉइस होता है, तो इतने टाइप का इनवॉइस होता है। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आप टैक्स इनवॉइस देना, अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई या कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई कर रहे हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई देना। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन आपको जब रेट्रोस्पेक्टिवली मिलता है तो पुराना बिल को आप रिवाइज करते हो 1 महीने के अंदर, इंपॉर्टेंट था, उसको आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस बोलते थे। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद नो इनवॉइसिंग। गवर्नमेंट बोलता है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको बिल देने का जरूरत नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन आपका छोटा है, B2C सप्लाई है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, अमाउंट भी छोटा है, वैल्यू 200 रुपए से कम है, और रेसिपिएंट बोल रहा है उसको बिल नहीं चाहिए, अगर ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, 200 से कम, B2C सप्लाई और रेसिपिएंट को नहीं चाहिए, तो आप उस केस पे बिल मत देना। बट अगर बिल नहीं दोगे तो स्टॉक मैच कैसे खाएगा? तो पूरे दिन का इकट्ठा एक कॉन्सोलिडेटेड बिल बना लिया करना। नेक्स्ट, रिसिप्ट वाउचर कब? आप मेरे को एडवांस दिए तो एडवांस के टाइम पे हम कुछ तो पर्ची देंगे ना आपको लिख के कि आप पेमेंट किए, उसको बोलेंगे रिसिप्ट वाउचर। अगर एडवांस पता है किस लिए दिया गया है, तब तो आप जीएसटी का क्या रेट लगाना है पता है आपको। बट अगर हम 3-4 टाइप का सर्विस देते हैं और एक आदमी एडवांस दिया, हम पूछे किस सर्विस के लिए, वो बोला रखो, जब जो सर्विस जरूरत पड़ेगा बताएंगे। अब टैक्स देना है और मेरे को सर्विस का पता ही नहीं है किस सर्विस के लिए, तो कभी भी अगर आपको रेट पता ना चले तो आप जनरल रेट 18% लेना, और अगर ये ना पता चले कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, तो आप इसको इंटर स्टेट मानकर तुरुप का इक्का, याद आ रहा है, IGST लगाना। क्लियर है? नेक्स्ट, जब आप एडवांस दिए तो रिसिप्ट वाउचर, अगर किसी रीजन से हम एडवांस वापस कर दिए तो रिफंड वाउचर। अगर RCM वाला केस है, RCM और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो मेरे को सेल्फ इनवॉइसिंग करना होता है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर भी। क्लियर है? और 4 केसेस में आपको डिलीवरी चालान देना होता है, याद रखिएगा। लिक्विड गैस का अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अदर देन सप्लाई का रीजन है आर्टिस्ट वाला, ठीक है, या जॉब वर्किंग केस है, या नोटिफाइड केस, तो ये 4 केस में आपको डिलीवरी चालान देना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो ये बात खत्म हुआ आपका इनवॉइसिंग चैप्टर। अब जो भी इनवॉइसेस रेस किए हो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करिएगा। 35 to 36 ये होता है रिकॉर्ड्स। 35 बोलेगा कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और 36 बोलेगा कितने दिन मेंटेन करना है। तो 36 का डबल याद रखिएगा, 72 मंथ तक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है? अब कौन कौन सा रिकॉर्ड, तो यहां पर अपने को 6 रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। 3 स्टॉक का, कौन कौन सा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर और परचेज सेल, 3 स्टॉक का। 2 टैक्स का, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स, और एक अदर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। तो ये 6 रिकॉर्ड बुक्स आपको मेंटेन करना होता है। कहां मेंटेन करोगे? अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? जहां पर आप रजिस्ट्रेशन ले रखे हो। बट अगर हम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो रेस्पेक्टिव प्लेस में रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। क्लियर है? एक और बात, ठीक है, ये पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, इसमें चेंजेस था और अच्छे से सुनना। जीएसटी ऑडिट कब करवाना है आपको?
तो जीएसटी ऑडिट करवाना होगा आपको अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो तो। कौन करेगा ऑडिट? सीए या सीएमए। ध्यान दीजिएगा यहां पर 5 करोड़ भी लिखा है, बट ध्यान रखना 2 करोड़ हम बोल रहे हैं। 5 करोड़ सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए किया गया था। तो एग्जाम में आएगा तो 2 ही करोड़ लिखना और ये लिख देना फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इट वाज 5 करोड़। एक और बात, अगर सीएजी आपका ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट वगैरह करता है, तो उस केस में आपको सीए सीएमए से ऑडिट नहीं करवाना होता। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये अकाउंट्स कितने दिन मेंटेन करेंगे? 36 बोलेगा डबल 72 मंथ। कहां से 72 मंथ? तो जिस दिन आपको एनुअल रिटर्न भरना होता है। आपको याद होगा एनुअल रिटर्न हम लोग 31 दिसंबर को भरते हैं। तो अगर मेरा ईयर 1920 है तो इसका एनुअल रिटर्न जाता है 31 दिसंबर 20 को। तो वहां से 6 साल। एग्जाम में आएगा तो 72 मंथ लिखना, क्योंकि एक्ट में मंथ लिखा है, बट खुद कैलकुलेट करने के लिए 6 साल कर लेना। क्लियर? हाउएवर अगर आपका मैटर अपील में है तो ये 6 साल जो या 72 मंथ सुने ये तो है ही है, और अपील खत्म होने के और 1 साल विच एवर इज लेटर, ज्यादा दिन मेंटेन करवाया जा रहा है। क्लियर है? तो ये रिकॉर्ड्स आपका मेंटेन हुआ। अब जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए वो गवर्नमेंट को दीजिए, रिटर्न भरिए। 37 से 48 रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, सिंपल सा है। इस पेज से ही मैक्सिमम निकल जाएगा। 37 बोलता है जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई का, 38 नहीं है सिलेबस में बट जीएसटीआर 2 इनवर्ड सप्लाई का, और 39 में 3 to 8 तक सब रिटर्न लिखा हुआ है। तो नॉर्मली एक नॉर्मल आदमी अगला महीना 10 तारीख को जीएसटीआर 1 भरता है, नेक्स्ट मंथ 10th को। अगला महीना 15 तारीख तक वो जीएसटीआर 2 भरता है, और अगला महीना 20 तारीख तक वो जीएसटीआर 3 भरता है। बट आप जानते हो 3 के बदले अभी 3B चल रहा है, तो 3B बोलेंगे। क्लियर है? हाउएवर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो जीएसटीआर 1 को मंथली नहीं क्वार्टरली आप भर सकते हो, लेकिन जीएसटीआर 3B मंथली ही जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको जीएसटीआर 4 भरना होता है, 1 to 3 नहीं। कब भरना होता है? एनुअली 30 अप्रैल तक। तो डेटा साल में एक बार दोगे एनुअली, बट पैसा क्वार्टरली दोगे। पेमेंट जाता है आपका क्वार्टरली, अप्रैल मई जून, मान लो क्वार्टर खत्म हुआ तो उसका अगला महीना 18th को। क्लियर है? नेक्स्ट, जीएसटीआर 5 होता है एनआरटीपी के लिए। ये लोग रिटर्न कब तक भरते हैं? अगला महीना 20 या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के 7 दिन, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद जीएसटीआर 6 भरता आईएसडी अगला महीना 13th को, और जीएसटीआर 7 और 8 टीडीएस टीसीएस अगला महीना 10 को। ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हाँ, ये पॉइंट रिटर्न में जब आप जीएसटीआर 1 भरते हो तो उसमें कौन सा डेटा देना है? तो B2B सप्लाई अगर है तो इनवॉइस वाइज डेटा देना है, क्योंकि B2B में रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करेगा, तो हम लोग मैच करेंगे तो इनवॉइस वाइज। अगर B2C है तो इकट्ठा देना, इनवॉइस वाइज देने का जरूरत नहीं। बट अगर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बड़ा है, इंटरस्टेट, और अमाउंट भी बड़ा है 2.5 लाख से ऊपर, तो आपको इनवॉइस वाइज देना होगा। क्लियर है? एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो ध्यान दे रखिएगा। अपने जब रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न में HSN कोड देना पड़ता है गुड्स का, या सैक कोड सर्विस का। तो कितना डिजिट का होता है ये? तो HSN सैक कोड होता है 8 डिजिट का, बट आपको कितना डिजिट रिटर्न में शो करना है वो डिपेंड करेगा पिछले साल का आपका टर्नओवर। तो अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको कोई HSN कोड देने का जरूरत नहीं है। अगर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो आपको सिर्फ 2 डिजिट कोड देना है, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 डिजिट। क्लियर है? एक और बात, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेक्टिफाई होता है, रिवाइज नहीं होता है, याद है? और रेक्टिफाई कैसे करते हैं?
जब पता चले उस मंथ के रिटर्न में चेंज कर दो डेटा। बट इसका कोई तो टाइम लिमिट होगा, तो वही टाइम लिमिट है जो 16/4 का है। 16/4 क्या था? 20 अक्टूबर या ईयर एंड से 6 महीना सितंबर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और एक्चुअल डेट जिस दिन आप डेटा फ्रीज करवा दिए एनुअल रिटर्न भर के। क्लियर? नेक्स्ट 40 होता है फर्स्ट रिटर्न। जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उसमें आपका रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का डेटा आता है, वो होता है 40। 41, 42, 43 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ आज तक। 44 इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न। ये बोलता है कि अगर बाई चांस सुनिएगा अच्छे से, जो लोग 1 2 3 3 के बदले 3 भी होता है, बोलने के लिए 1 2 3 बोल रहे हैं, उनको क्या करना है, साल का, महीने का तो आप 3 रिटर्न बोलते हो, ठीक है, जिसमें से 2 तो चल नहीं रहा है, 2 ही चल रहा है अभी, 1 और 3 भी, बट आपको साल का एक इकट्ठा रिटर्न देना होगा, उसको बोलोगे एनुअल रिटर्न। 31 दिसंबर तक फॉर्म होगा GSTR 8 तक बात हो गया था 9। क्लियर है? और कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए 9A होता है। नेक्स्ट, अगर आपका ऑडिट हुआ है, ठीक है, ऑडिट कब होता है? अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो तो। 5 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए था बस। क्लियर? तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न और दोनों का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देना होता है। क्लियर है? चलिए, तो 44 में हो गया आपका GSTR 9 एनुअल रिटर्न, साल का आखिरी, और 45 होगा आपके जिंदगी का आखिरी फाइनल रिटर्न, GSTR 10। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो तो आखिरी रिटर्न जब आप भरते हो उसको बोलते हैं GSTR 10। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कितने दिन के अंदर भरना है? 3 महीना। 3 महीना कहां से? तो जिस दिन आप कैंसिल करवाएं या जिस दिन आप एप्लीकेशन डालें कैंसिलेशन का, विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीना। क्लियर? तो पूरा रिटर्न आप सुन लिए, GSTR 1 से लेकर 10 तक। 46 बोलता है कि अगर ये सब रिटर्न नहीं भरे आप टाइम पे, तो आपको नोटिस आएगा कि 15 दिन में भर दीजिए। लेकिन 47 बोलेगा लेट फी लगेगा। कितना लेट फी? तो अच्छे से सुनिएगा, नॉर्मली 100 रुपया डेली, मैक्सिमम 5000 CGST एक्ट का, इतना ही SGST एक्ट में। क्लियर है? लेकिन अगर एनुअल रिटर्न है तो 100 रुपया डेली, मैक्सिमम, अच्छे से सुनिएगा, 0.25% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, नहीं, 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। क्लियर है? रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं, लेट फी लग रहा है, तो यार हेल्प ले लो, किसका? GST प्रैक्टिशनर का। कौन हो सकता है GST प्रैक्टिशनर? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी बताया गया है। दो कैटेगरी ऑफ कंडीशंस बोला गया। कैटेगरी 1, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, और आप एडजुडिकेटेड बाय कोर्ट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन देखेंगे हम लोग, या तो आप बी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे कॉमर्स लाइन से, या आप फाइनल एग्जाम क्लियर कर रखे हो CA CS CMA का, ठीक है, या आप रिकॉग्नाइज्ड कोर्स कर रखे हो, इंडिया से करो या फॉरेन से। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर थे, GST कमिश्नर वगैरह मान लो, छोड़ के अपना काम चालू कर दिया, 2 साल का अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो भी GST प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। अगर आप सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, इन सब के टाइम पे प्रैक्टिशनर थे, 5 साल का एक्सपीरियंस था, तो आप लोग को तो बाई डिफॉल्ट, याद होगा आपको, इन लोग को GST प्रैक्टिशनर बना दिया गया था। बाकी लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद प्रैक्टिशनर बनते हैं, ये लोग को बाई डिफॉल्ट बना दिए थे और बोले थे 30 महीने के अंदर में कभी भी क्लियर कर लेना। क्या GST प्रैक्टिशनर सिर्फ रिटर्न भरता है आपका? नहीं, रिटर्न के अलावा मान के चलो आपका रिफंड एप्लीकेशन हो गया, अमेंडमेंट एप्लीकेशन हो गया, ई-वे बिल हो गया, ये सब काम देखता है। ऑल्दो प्रैक्टिशनर आपके बिहाफ पे रिटर्न भरेगा या काम करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं, आपका माना जाएगा। इसलिए जब भी वो रिटर्न वगैरह भरता है तो आपको SMS जाता है कि कंफर्म करिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां क्या आपका खत्म हो गया रिटर्न्स वाला चैप्टर। रिटर्न्स में आप क्या दिए? डेटा, और अब दीजिए पैसा, 49 से 50 पेमेंट।
इसमें 49A और 49B भी है। क्लियर है? तो आप जानते हो लेजर में हमारा 3 लेजर होता है, और ये तीनों लेजर आप नहीं बनाते हो, ऑटोमेटिकली बनता है। ठीक है, वेबसाइट में आपके डेटा के बेसिस पे। एक होता है आपका ई लाइबिलिटी लेजर, एक होता है ई क्रेडिट लेजर, इसमें आईटीसी जाता है, और एक ई कैश लेजर वॉलेट, जिसमें आप पैसा डालते हो, पेटीएम वॉलेट टाइप। बता दें। नेक्स्ट, फिर ये यहां से हम दिखा रहे हैं चार्ट से आपको। अगर आपका क्रेडिट किसका मिलता है? टैक्स का, तो यूज भी टैक्स में होता है, और वो भी आगे वाला टैक्स, आउटपुट टैक्स में। तो क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ टैक्स में यूज होगा, वो भी आउटपुट। ऐसे टैक्स के अलावा मेरा टैक्स के अलावा और 4 लाइबिलिटी हो सकता है। टोटल में 5 होता है, जिसको आप माइनर हेड बोलते थे, याद है? टैक्स हो सकता है लेट दिए तो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। तो सिर्फ टैक्स में यूज करिएगा क्रेडिट को, बाकी सब के लिए कैश है। कैश तो कहीं भी यूज होगा। अब कैश लेयर में पैसा कैसे डालें? जैसे आप पेटीएम वॉलेट में डालते हो, कैसे डालते हो? नेट बैंकिंग, ठीक है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी है यहां पर। क्या क्या और एक्स्ट्रा है? नेट बैंकिंग हो गया, कार्ड्स हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, या बैंक के काउंटर में भी जाके जमा कर सकते हो। याद रखिएगा, ओवर द काउंटर, बट मैक्सिमम 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड, अगर आप काउंटर पे जाके करते हो तो 10,000 से ऊपर नहीं। लेकिन 3 ऐसा केस होता है जब आप 10,000 से ऊपर कर सकते हो: गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, और रिकवरी के टाइम पे। जितना मिले उतना पैसा वो लोग कैश में ले लेगा। नेक्स्ट, अगर आपका ड्यूज बचा हुआ है और आप पैसा देते हो, तो पहले ड्यूज प्रीवियस मंथ का सेटल होगा, फिर करंट मंथ का, और फिर जो डिमांड रिकवरी चैप्टर में आपसे रिकवर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, 49A और 49B, इनफैक्ट ये पूरा चार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन। ठीक है, क्रेडिट कैसे यूज करेंगे अपने, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हो क्रेडिट में अगर अपने बात कर रहे हैं, हम लिख के भी समझा रहे हैं इसको। आप जानते हो आईजीएसटी तुरुप का इक्का है, कहीं भी चलता है, बट पहले खुद में, फिर कहां, फिर जहां मन वहां। आप पार्ट पार्ट करना चाहो तो भी चलता है। सीजीएसटी कहां यूज होगा? पहले खुद में, फिर कहां? आईजीएसटी में। एसजीएसटी में तो यूज होगा ही नहीं, सेंटर का पैसा स्टेट में यूज नहीं होगा। ठीक है, सेम वे एसजीएसटी कहां? पहले खुद में, फिर कॉमन वाला आईजीएसटी में। क्या सेंटर स्टेट का पैसा सेंटर में यूज होता है? नहीं। क्लियर? अब इसको सीक्वेंस, ये तो अपने बता दिए कौन कहां यूज होगा, बट पहले किसको यूज करें, ये 49A बोलता था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5 मार्क कंफर्म है यहां से। जो भी आपका लायबिलिटी है, पहले आप आईजीएसटी को खत्म करेंगे ये सीक्वेंस में। आईजीएसटी पहले कहां होगा? पहले खुद में, फिर कहीं भी, और आधा आधा करना चाहो, जिस रेशियो में करना चाहो वैसा कर सकते। सीजीएसटी फिर कहां यूज होगा? पहले खुद में, एसजीएसटी में तो यूज होगा ही नहीं, फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी कहां यूज होगा? पहले खुद में, सेंटर में तो यूज होगा ही नहीं, फिर आईजीएसटी। क्लियर? इस ये यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चन है कंफर्म। नेक्स्ट, इसके बाद 86A, इस बार नया रूल इंसर्ट हुआ था। ये प्लेन सा रूल है, कभी भी अगर ऑफिसर को लगता है कि आप आईटीसी वगैरह गलत ले रखे हो, गलत ले रखे हो मतलब एलिजिबल नहीं हो फिर भी ले लियो, और मतलब एलिजिबिलिटी का रूल तोड़े 16(2) सेक्शन, तो वो आपका फ्रीज कर सकता है आईटीसी, बोल सकता नहीं आईटीसी यूज नहीं होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर फाइनल जजमेंट देगा। फ्रीज मैक्सिमम 1 साल तक कर सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है? एक और बात, कैश लेयर में पैसा डालने के लिए आपको चालान जनरेट करना होगा। चालान के लिए वेबसाइट में पोर्टल पे जाएंगे, 24/7 अवेलेबल है, और उसके लिए आप चालान जैसे ही जनरेट करोगे तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिपिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान में डेटा दिए, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो CIN नंबर आ जाएगा, जिसको बोलते हो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिपिन होता है 14 डिजिट का, और ये 15 दिन तक वैलिड होता है। 15 दिन में पेमेंट नहीं किए तो वापस चालान जनरेट करना होगा।
और 14 डिजिट में जब आपका 3 डिजिट बैंक कोड जुड़ जाएगा तो 17 डिजिट बन जाता है आपका CIN नंबर। इसके अलावा बैंक अपना नंबर तो देता ही है। नेक्स्ट, जिस मेजर हेड के माइनर हेड में पैसा पड़ा हुआ है वो वही यूज होगा। मतलब अगर CGST मेजर हेड, SGST मेजर हेड, UTGST मेजर हेड, IGST मेजर हेड या कंपनसेशन सेस, ये क्या है? मेजर हेड। और 5 माइनर हेड तो अभी बोल के हैं। क्लियर? तो अगर आपका CGST का टैक्स कॉलम में पैसा पड़ा हुआ है तो आप ये पैसा को सिर्फ और सिर्फ CGST के टैक्स पेमेंट के लिए कर सकते हैं यूज, इंटरेस्ट वगैरह के लिए नहीं। वैसे अमेंडमेंट है, इंस्टीट्यूट नोटिफाई नहीं किया, बट बता दे रहे हैं इस पैसा को यूज तो नहीं कर सकते, बट यहां से पैसा इधर ट्रांसफर करने के बाद यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक और बात, आप रिटर्न भर दिए बट पेमेंट नहीं किए टैक्स का, तो उसको हम लोग इनवैलिड रिटर्न मानेंगे और आपको ITC नहीं मिलेगा। इसके बाद इंटरेस्ट, सेक्शन 50 बोलता है अगर आप टाइम पे पैसा नहीं दिए, लेट पैसा दिए, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। कितना? 18% पर एनम। कब से? जिस दिन देना था उसके अगले दिन से। कब तक? जिस दिन दिए। ठीक है। हाउएवर क्रेडिट का गलती की है, क्रेडिट मिसमैच का, तो 18 के बदले 24% होता था। क्लियर है? तो सेक्शंस तो यहां पे पूरा खत्म हो गया। हल्का सा हम ई वे बिल चैप्टर के बारे में बता दें आपको। ठीक है, ये चैप्टर के पूरा लेक्चर ही हम डाल दिए थे अपने ऐप में, मोबाइल ऐप में, वहां भी अवेलेबल था। ई वे बिल याद रखिएगा, ई वे बिल के लिए कोई सेक्शन नहीं है, रूल में है 138 में, और इसके लिए आपको eWaybill.nic.in में जाना पड़ता है। ठीक है, ई वे बिल का और अगर अपने बात कर लें तो ई वे बिल कब जनरेट करना है? जब भी, ध्यान रखिएगा सप्लाई वर्ड भूल जाइए यहां, जब भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ई वे बिल था क्या? मूवमेंट का ट्रेस या प्रूफ। तो कौन जनरेट करेगा? जो भी पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है, जिसके एफर्ट पे मूवमेंट हो रहा है, उसको ई वे बिल जनरेट करना होगा। कब? रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ड वैल्यू नहीं बोले हम, कंसाइनमेंट वैल्यू बोल दिए। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग टैक्स, याद रखिएगा, लिख लिख के एग्जांपल किए इस पे हम लोग। ठीक है, ये वाला इंक्लूडिंग टैक्स, इसमें टैक्स जोड़ोगे, बट एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए होता है तो उसको माइनस करते थे। वैसे दो केस ऐसा होता है जब 50,000 का 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना है। जब आप इंटरस्टेट जॉब वर्कर को सामान भेजते हो या हैंडीक्राफ्ट गुड्स भेजते हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। सिस्टम ये अपने बता रखे हैं आपको। नेक्स्ट, ई वे बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल डिटेल्स होता है, सप्लायर का, रेसिपिएंट का, गुड्स का, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का डेटा होता है, व्हीकल वगैरह नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, ई वे बिल कब जनरेट करना होता है? मूवमेंट के पहले। वैसे अगर आपका कुछ दूर तक ट्रांसपोर्टर के यहां आप सामान पहुंचा के दे रहे हो या वो आपके यहां पहुंचा के दे रहा है और डिस्टेंस मान के चलो 50 किलोमीटर तक है, तो आपको पार्ट बी भरने का जरूरत नहीं है, लेकिन पार्ट ए भरना पड़ेगा। अगर आपका गाड़ी खराब हो गया और एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में सामान ट्रांसफर कर रहे हो तो नया ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, पुराने वाले का पार्ट बी को अपडेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर ट्रक वाला एक ट्रक में 10-15 आदमी का सामान ले आ रहा है तो वो 10-15 ई वे बिल कैरी करने से अच्छा कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है। नॉर्मल ई वे बिल का फॉर्म होता है EWB01 और कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल का फॉर्म होता है EWB02। ठीक है। नेक्स्ट, ये जरूर याद रखिएगा, ई वे बिल में एडिटिंग अलाउड नहीं है, कैंसिलेशन अलाउड है। ई वे बिल जनरेट करने के 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। ई वे बिल का वैलिडिटी क्या होगा तो हम लोग देखेंगे कितने दूर जाना है आपको, हर 100 किलोमीटर के लिए एक दिन। ठीक है, बट अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मोड शिपमेंट है जिसमें एक मोड शिप है या वेसल है, तो उस केस में 20 किलोमीटर देखते हैं। क्लियर? तो नॉर्मली अगर 105 किलोमीटर जाना है तो 2 दिन का वैलिडिटी मिलेगा।
ओवर डायमेंशनल होता है 105, तो 6 दिन हो जाता है, क्योंकि वहां 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन होता है। जो भी टाइम लिमिट के अंदर में आप नहीं जा पाए, तो जैसे ही आपका ई वे बिल का वैलिडिटी खत्म होगा, आप 8 आवर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे ये एक दिन का मतलब 24 घंटा नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 1 जनवरी को 1 बजे ई वे बिल जनरेट किए, तो आप ये मत बोलना 2 जनवरी को 1 बजे खत्म हो जाएगा, नहीं। एक दिन का मतलब 24 आवर्स यहां डिफाइन नहीं किया गया है। एक दिन का मतलब जिस दिन भी ई वे बिल जनरेट हुआ है, उसके अगले दिन रात 12 बजे, ये होता है हमारे यहां एक दिन। क्लियर है? और पीरियड काउंटिंग कब से चालू होगा? पार्ट ए भरने से क्या? नहीं, पार्ट बी भरने के बाद से पीरियड काउंटिंग चालू होता है। नेक्स्ट, जब भी ई वे बिल मान लो हम जनरेट किए सप्लायर, आपका डिटेल्स भर के, तो आपको मैसेज जाएगा, आप भरे तो मेरे को मैसेज आएगा, और 72 आवर्स के अंदर में हम लोग कंफर्म करना है हमारे को। नेक्स्ट, कुछ कुछ केसेस में ई वे बिल नहीं चाहिए होता, 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। मान के चलो गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, इसका अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ई वे बिल नहीं चाहिए। गुड्स अगर कस्टम्स कंट्रोल में है, ई वे बिल नहीं चाहिए। आप नॉन मोटराइज्ड कार व्हीकल से गुड्स ले आ रहे हो, बुलॉक कार्ट से, तो आपको ई वे बिल नहीं चाहिए। ठीक है? एग्जम्प्ट गुड्स है, नहीं चाहिए ई वे बिल। मिलिट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मेशन में गुड्स मूव कर रहा है, ई वे बिल अगेन नहीं चाहिए। ठीक है? नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड पर्स, स्टेट्स में भी ई वे बिल नहीं चाहिए होता है। प्लस अगर आप ऐसा सामान का ट्रांसपोर्ट करो जो जीएसटी में है ही नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो भी आपको ई वे बिल नहीं चाहिए। इसके अलावा आप अगर फैक्ट्री से वेमेंट के लिए वे ब्रिज ले जाते हो सामान, और वे ब्रिज से वापस फैक्ट्री, जिसको आप धर्म कांटा बोलते हो हिंदी में, और डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब भी आप रास्ते में जा रहे हो तो आपका गाड़ी रोक कर चेक किया जा सकता है, तो आपके पास हमेशा गुड्स के साथ साथ गुड्स का इनवॉइस और ई वे बिल दोनों चाहिए होता है। नहीं है तो स्मगलिंग बोलेंगे हम लोग। ऐसे RFID डिवाइस के थ्रू भी आप ई वे बिल को मैप कर सकते हैं अपने डिवाइस में। कभी भी रास्ते में अगर आपको व्हीकल रोक के चेक किया गया, तो उसके 24 घंटे के अंदर में एक समरी रिपोर्ट पोर्टल में आ जाएगा, और 3 दिन के अंदर में कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। रास्ते में अगर आपको आधे घंटे से ऊपर बिना मतलब का रोका गया, तो आप बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। और इस बार का अमेंडमेंट याद रखिएगा, इस बार का अमेंडमेंट है तो ये जरूर याद रखिएगा, 138E ये बोलता है कि अगर मान के चलो आप नॉर्मल आदमी हो, सेक्शन 9 वाले, और आप लगातार 2 महीने का GSTR 3B नहीं भरे, या लगातार 2 पीरियड का GSTR 1 नहीं भरे, तो कमिश्नर के पास पावर है, वो क्या करेगा? आपका ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक कर देगा। अब आप बिना ई वे बिल के तो बिजनेस कर नहीं पाओगे, तो आपको पनिश कर रहा है ताकि आप पहले जाइए, रिटर्न भरिए, फिर बिजनेस करिए। एक और बात, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, तो आपको क्वार्टरली पेमेंट करना होता है और उसका डिटेल्स देना होता है। अगर आप वो नहीं दिए लगातार 2 क्वार्टर का, तो भी वो आपका ई वे बिल फैसिलिटी आपका क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। जब तक आप मिस्टेक सुधारेंगे नहीं, तब तक ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एंड फाइनली एक पेज, ये पूरे पेज में ये पूरा चैप्टर का हमारा समरी था, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहां आके हमारा पूरा पूरा जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट होता है। एक और बात, एक छोटा सा अमेंडमेंट था, वो भी सुन लीजिए। इनवॉइसिंग चैप्टर में ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन आने वाला है, अभी सिर्फ पावर दिया गया, आया नहीं है, अगले टर्म आएगा। ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वेबसाइट में जाकर इनवॉइस बनाना है। जैसे इनवॉइस बनाते हो आप वैसे ही बनाइए, मैनुअल करते हो तो मैनुअल करिए, टैली से बनाते हो तो टैली से करिए, जोहो से बनाते हो तो जोहो से करिए। जैसे ही आप जनरेट करते हो बिल, वैसे ही जनरेट करिए, बस उसका डेटा को आपको पोर्टल में फिलअप भर देना है। कौन सा पोर्टल? तो इसके लिए 10 पोर्टल रखा गया, 9 पोर्टल रखा गया है। e-invoice1.gov.gst.gov.in, ऐसे ही e-invoice2.gst.gov.in, ऐसे करके 9 तक। जैसे आप डिटेल्स अपलोड कर दोगे तो एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ जाएगा, सप्लायर के पास भी
और रेसिपेंट के पास भी। ऐसे तो गुड्स का 3 इनवॉइस बनता है, याद है? ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। बट अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे तो आपको ये 3 कॉपी बनाने का जरूरत नहीं है। सर्विस में 2 कॉपी होता था, ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट एंड डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। अगेन सर्विस के केस में भी अगर आप ई इनवॉइस जनरेट किए हो तो आपको अलग से इनवॉइस बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो यहां आके हमारा पूरा का पूरा जीएसटी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए और एक नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि आपको किस चैप्टर का किस सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहिए आखिरी मंथ में।